हाय फ्रेंड्स, केडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने जाना था सॉलिड स्टेट के बारे में। कुछ सॉलिड स्टेट में हमने आपको ठोसों के अभिलक्षण पढ़ाए थे। ठीक है बेटे, ठोसों के अभिलक्षण के साथ मैंने बताया था आपको कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने जाना था ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस के बाद मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पुनः से किया गया है। 4 टाइप्स में बांटा गया है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पहले वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ा हमने अंतराण्विक बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो हमने वहाँ पर 2 वर्गीकरण आपको पढ़ाए थे। तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 टाइप्स में जो बांटा गया था, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी, मैंने प्रत्येक के करैक्टर आपको अच्छे से बताए थे। ठीक है बेटे, तो मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ आपसे कि इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में मैं लास्ट वीडियो में जब चैप्टर क्लोज कर दूंगा तब लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे आज जानना है कि किस प्रकार से मेरे क्रिस्टलीय ठोस बन जाते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है बेटे। क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, रट तो सभी लेते हैं, लेकिन ये बात नहीं जान पाते हैं कि किस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस की संरचना बनती है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये इतनी माइक्रोस्कोपिक होती है, इतनी सूक्ष्म होती है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, मान लो क्रिस्टल तो हम देख लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल के अंदर की बात को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको क्या बताऊंगा, बारीकी से बता के चलूँगा कैसे क्रिस्टल बनता है हमारा। ठीक है बेटे, जो क्रिस्टल बड़े होते हैं उन्हें नॉर्मल हम देख लेते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल छोटे होते हैं उनको हम नहीं देख पाते। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारे पास क्रिस्टल है, अब मेरा टॉपिक जो होगा वो मेरा टॉपिक होगा बेटे क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक पर ज़रा ध्यान देंगे। एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक चित्र भी बनाया है बेटे। ये चित्र देखने में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इतना टफ है नहीं, आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो आप इस क्रिस्टल जालक में क्या देख रहे हैं? क्रिस्टल जालक में क्या है, कुछ संरचना बन रही है। क्या बन रही है भैया? कुछ संरचना। आपको एक बहुत बड़ा सा घन बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यूब बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, उसके अंदर फिर आपको छोटी छोटी क्यूब्स दिखाई दे रही हैं। क्या दिख रही हैं? छोटी छोटी क्यूब्स दिखाई दे रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो छोटी क्यूब है वो क्या है? एक इकाई है, और उस इकाई की क्या है? चारों तरफ व्यवस्था है। जो त्रिविम व्यवस्था है उसे मैं क्या कहूँगा बेटे? मैं उसको कहूँगा क्रिस्टल जालक। ठीक है बेटा, एक बात और भी ध्यान रखेंगे, ये जो इकाई है, जो सूक्ष्म भाग होगा, सबसे छोटा भाग या लघुत्तम भाग जो है, वो इकाई को बेटे यूनिट सेल बोला जाता है, एक कोष्ठिका बोला जाता है। मान लो हमारी बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है आपकी, तो हमारी बॉडी की मेन संरचनात्मक इकाई क्या है बेटे? हमारी बॉडी क्या है? एक बिम, मतलब एक तरह से मान लेंगे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है। हम इस बॉडी को देख लेंगे और बताएंगे भाई हाँ वो व्यक्ति है। ठीक है बेटा, लेकिन उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है बेटे? सेल्स होती है, मतलब कोशिका होती है। क्या होती है बेटे? कोशिका होती है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बॉडी को बनाती हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर जो मेरा क्या है, ये एक क्रिस्टल जालक है, या त्रिविम जालक भी मैं इसको बोल सकता हूँ बेटे। इस त्रिविम जालक में कुछ संरचनात्मक इकाइयाँ हैं जिनकी बार बार क्या हो रही है? इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। और कैसे पुनरावृत्ति हो रही है ज़रा देखना। कुल मिला के मैं बात करता हूँ, इस क्रिस्टल जालक में जो बिंदु बनकर आ रहे हैं बेटे, ये बिंदु, इनको मैं क्या कहूँगा? जालक बिंदु। क्या कहूँगा बेटे? जालक बिंदु। ठीक है बेटा, जालक बिंदु। अब ये जो मेरे हैं ये क्या है? जालक बिंदु है। अब जालक बिंदु के साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्या जालक बिंदु होगा क्या बेटे? जालक बिंदु कहलाता है अवयवी कण। क्या कहलाता है बेटे? अवयवी कण। और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अवयवी कण जो होता है वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। ठीक है बेटे, तो कुल मिला के मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। एक मिनट, चलो जरा ध्यान देंगे, इस मॉडल की तरफ ध्यान देंगे। ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको चित्र बनता दिखाई दे रहा है। कहाँ पर भैया? बोर्ड पर। ये बिल्कुल उसी का ही एक मॉडल है। ठीक है, इसके बारे में असलियत मैं आगे बताऊंगा ये मॉडल किस चीज़ का है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस मॉडल में। आप लोग देखो जरा, इस तरह से देख लो या फिर इस तरह से देख लो। ठीक है बेटा, या फिर ऐसे देख लो। ठीक है, तो आपको चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्यूब बनती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर क्या है? आपको छोटी छोटी क्यूब भी बनती दिखाई दे रही होंगी। ठीक है बेटा, 4 क्यूब ऊपर हैं, 4 क्यूब नीचे हैं, तो टोटल मिलाकर 8 क्यूब से ये मेरा एक क्रिस्टल जालक बना है। और इसको सेफ कौन सी दे रहा हूँ मैं भैया? कौन सी सेफ दे रहा हूँ? क्यूबिक सेफ दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ये कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं, ये जालक बिंदु हो गए। क्या हो गए बेटे? जालक बिंदु हो गए। और जालक बिंदु को ही क्या माना जाता है? अवयवी कण माना जाता है। वो अणु या परमाणु हो सकता है, लेकिन वो कहता है, क्या कहता है भैया, कि ये जो अवयवी कण या जालक बिंदु होते हैं बेटे, ये सीधी रेखा द्वारा जुड़कर, क्या देखो, एक सीधी रेखा ये रही, सीधी रेखा ये रही, ऐसी चित्र के अंदर भी दिखाया है ये।
सीधी रेखा द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं। तो मॉडल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा बेटे, ये मॉडल जो है ये एक इमेजिंग है। जरा मानना कि परमाणु जैसे इसमें इतनी दूर दूर हैं बेटे, किसी भी सॉलिड के अंदर इतने दूर दूर नहीं होते। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जो परमाणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। बस आपको इतना जान लेना है कि हमारे पास जो किसी भी यौगिक का जो क्रिस्टल होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन क्रिस्टल भी कई टाइप्स के होते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो मैं यहाँ से कहूँगा क्या भैया कि मेरा जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन कई तरह से बन जाती है, बुकों में कई तरह से लिखी हुई हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ वही याद करनी है, आपको जो अच्छी लगे वो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटी से छोटी डेफिनेशन लेके आऊँगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो मेरा टॉपिक है बेटे क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक में मैं क्या बोलूँगा भैया, क्रिस्टल में संरचनात्मक ठीक है बेटा, संरचनात्मक इकाई की त्रिविम व्यवस्था। क्या बेटे, त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है हमारी, क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें भैया क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों की त्रिविम व्यवस्था जो है, क्या है, त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब क्रिस्टल जालक को मैंने कहा था त्रिविम जालक भी बोल देते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या आती है हमारे पास, क्रिस्टल जालक के बेटे करैक्टर्स। क्या आते हैं, क्रिस्टल जालक के करैक्टर्स। तो मैं बात कर लेता हूं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टल जालक के जो अभिलक्षण है हमारे पास वो क्या होंगे बेटे। पहला पॉइंट मैंने सबसे पहले बताया था आपके कि क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। तो मैं शॉर्ट में बहुत लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्रत्येक बिंदु, चलो क्रिस्टल से लिखते हैं, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। दूसरा कैरेक्टर से हमारा क्या जाएगा, जालक बिंदु ठीक है बेटा, मैंने बताया था अभी, जालक बिंदु किसको, अवयवी कण को, अवयवी कण को क्या करता है भैया, निरूपित करता है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा, अवयवी कण परमाणु, अणु या कोमा दे देंगे, हाँ, आयन हो सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अवयवी कण सीधी रेखा में जुड़कर क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं, क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं।
ठीक है बेटा। तो मैंने ये करेक्टर्स दिए किसके भैया, क्रिस्टल जालक के। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो मैं ये भी कह सकता हूँ अवयवीकरण सीधी रेखा में जुड़कर, या मैं कह सकता हूँ जालक बिंदु सीधी रेखा द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं, या सीधी रेखा में जोड़ने पर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल की ज्यामिति बनाते हैं या संरचना बनाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं, ज्यामिति भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर संरचना की जगह क्या दिखा सकते हैं हम लोग, ज्यामिति भी दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ज्यामिति। ओके, क्या बनाते हैं, मेरी ज्यामिति बनाते हैं। तो चलिए भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया है इसके बारे में। अब आगे हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, कि जो मेरा एक लेटिक्स है, हाँ इसकी मैं बात करता हूँ। आप चित्र कैसे बनाएंगे, ठीक है बेटा, इसको मतलब कैसे बनाएंगे आपको सीखना है अगर, तो देखो ये एक बार फिर आएगा दोबारा सीखने का, बस सीधा सा फंडा है। आपको क्या करना है, पैमाना उठाना है और पैमाने में एक दूरी माप लेनी है। क्या मान लिए बेटे, दूरी माप लेनी है। तो दूरी मापने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो दूरी मापोगे आप लोग, उस दूरी को माप कर क्या करना है आपको, मान लो आपने दूरी माप ली है 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इस तरह से दूरी मापने के बाद आपको क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है बेटा, बराबर दूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी दूरी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग दूरी बड़ी छोटी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या काम किया, इसको माप लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसी प्रकार से इन से यहाँ से जितनी दूरी आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ोगे, उतनी दूरी हमें इससे नीचे जाना पड़ेगा, और जितनी दूरी हम इधर बाहर जाएंगे उतनी दूरी हमें इसके अंदर आना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से हमें वर्ग बनाना है। ठीक है बेटा, बराबर दूरी लेते हुए इस तरह से। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये वाली दूरी मेरी ज़्यादा हो गई है, कुछ थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है बेटा, तो मार्कर से थोड़ा दिक्कत आती है बोर्ड पर चित्र बनाने में। ठीक है, वहाँ तो मैंने स्केल से बनाया है। फिर एक और घन बनाएंगे, तीसरा। बस ये वही बात ध्यान रखेंगे, जितनी दूरी इधर चलोगे आप उतनी दूरी इधर। ठीक है बेटा, मैंने 3 घन बनाए हैं। ठीक है बेटा, समान दूरी पर चलते हुए, गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुल मिला की बात ये है, मैंने 3 घन मिलाए हैं और तीनों घनों को बनाने के बाद मैंने इस तरह से इनके कॉर्नर को मिला दिया है बेटे। ठीक है, क्यूब मुझे बनती दिखाई दे रही है। अब मुझे 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, मतलब 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों वर्गों को क्या करना है, मुझे वही जो मेरे पहले वाले वर्ग थे उनको वापस मुझे ऐसे कैसे जोड़ देना है, बिल्कुल दूरी माप कर किधर से किधर को। ए इधर, ये यहाँ, दूसरा फिर मेरा नीचे आएगा थोड़ा सा, ए यहाँ। ठीक है बेटा, और फिर तीसरा मेरा क्या आएगा, नीचे से ए यहाँ। ठीक है बेटा, ये और ज़्यादा चला गया थोड़ा, ए यहाँ। ठीक है बेटा, फिर मुझे ऐसे ही सेम इधर की कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ से उतनी दूरी माप कर मैं इधर चलूँगा, ए यहाँ। ध्यान रखना, जो ऊपर वाला है मतलब जिसका कोना ऊपर जा रहा है उसको पहले लेंगे, उसके बाद फिर बीच वाले को मिलाएंगे ए, इस तरह से। ठीक है बेटा, फिर क्या करेंगे, हम नीचे वाले को मिलाएंगे ए, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के क्या करेंगे, फिर हम इसके कॉर्नर को इस तरह से मिलाते चले जाएंगे, और इन कॉर्नरों को यहाँ मिलाएंगे और इन कॉर्नरों को यहाँ मिलाएंगे। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, बस जैसे हम लाइन इधर ड्रॉ करी है, सेम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ए, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये मेरा क्या बन गया है, एक क्रिस्टल जालक बन गया है। ठीक है बेटा, तो बस ध्यान रखना है आपको बनाना कैसे है, इस तरह से बनाना है। अब मैं इस क्रिस्टल जालक में एक बात कर लेता हूँ, क्या कि इस क्रिस्टल में, क्रिस्टल जालक के अंदर क्या है, एक ऐसा भाग है जिसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और वह भाग कौन सा भैया, मैं इस छोटे वाले भाग की बात कर रहा हूँ। अगर इस छोटे वाले भाग की बात कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है, एक बेटे यूनिट सेल है। क्या है बेटे, मेरा एक यूनिट सेल है। चलो मॉडल के साथ चलते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। इस मॉडल में आपको देखना है, इस मॉडल में क्या देखना है कि ये जो मेरा एक पूरा लेटिक्स है, और इस लेटिक्स में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। ये देखो मैंने जिसके अंदर हाथ डाला है, या मॉडल, चलो ऐसे देख लेते हैं ये। ठीक है बेटा, इस मॉडल में क्या देखना है आपको, ये वाला पार्ट्स देखिएगा, दिख रहा है ना सबको, ये छोटा सा पार्ट्स है, ऐसे भी देख लीजिएगा, ये छोटा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर देखो, इसकी बार बार क्या हो रही है, देखो इधर अरेंज हुआ, बिल्कुल सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही, तो सेम ऐसे इधर है, सेम ऐसे इधर है। ठीक है बेटा, सेम इधर, सेम इधर। ठीक है, तो मैं कुल मिला के क्या कह सकता हूँ, मेरे क्रिस्टल जालक के अंदर क्या वह न्यूनतम अंश जिसको बार बार दोहराने पर क्या बनना हो, मुझे पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त हो रहा हो, तो वह लघुत्तम भाग, वह न्यूनतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर या जिसको बार बार दोहराने पर मेरा क्रिस्टल की क्या प्राप्त हो रही हो भैया, क्रिस्टल की संरचना या पदार्थ का जो क्रिस्टल मुझे प्राप्त होता है, वही मेरा क्या कहलाता है भैया,
यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? यूनिट सेल। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिट सेल। जरा इसे एक मिनट नोट करो, क्योंकि मुझे पूरा यूनिट सेल कंप्लीट करना है। यूनिट सेल के साथ साथ मुझे उसका वर्गीकरण भी कराना है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक था भैया क्रिस्टल जालक। ठीक है बेटा, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। जरा इसे एक मिनट नोट करो। चलो बेटे, तो चलो ध्यान देंगे यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अब मैं यूनिट सेल के लिए आपके सामने एक मॉडल लेके आ रहा हूँ। देखो, ये यूनिट सेल मैंने इसको माना है, एक क्यूबिक के बराबर यूनिट सेल को माना है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या करनी है हमें, यूनिट सेल का मतलब मैंने अभी बताया था कि ऐसी कम से कम 8 सेल थी हमारे पास, क्यूबिक सेल, जो क्या कर रही थी, आपस में जुड़कर क्या बना रही थी, एक क्रिस्टल बना रही थी। तो मैं सिंपल सी बात में कह सकता हूँ आपके सामने कि बेटे ये लघुत्तम भाग था, जिसकी बार बार क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, या जिसको बार बार दोहरा रहे थे हम। तो दोहराने पर क्या भैया, मेरा क्रिस्टल या पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त हो रहा था। ठीक है बेटे, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो किसी क्रिस्टल का वह न्यूनतम भाग या वह न्यूनतम अंश भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, न्यूनतम भाग जिसे बार बार दोहराने पर दिए गए पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्या दिखाया था, इससे बनने वाला एक क्रिस्टल मैं दिखा रहा था। लेकिन भाई मुझे जानना है, मेन पर्पज़ क्या है बेटे, मुझे जानना है कि इस यूनिट सेल के अंदर क्या ये यूनिट सेल की जो मुझे शेप दिखाई दे रही है, क्या यही शेप हर यूनिट सेल की होती है? नहीं बेटे, एक कोष्टिका जो होती है हमारे पास, वो ज़रूरी नहीं है कि वे क्यूबिक हों, उनकी क्या आकृति चेंज भी हो सकती है बेटे। और वो चेंज जो होती है वो डिपेंड जो करती है किस पर भैया, जो चेंज होती है वो डिपेंड करती है बेटे उनकी विमा और किस पर बेटे, कोण पर। पहले एक मिनट यहाँ पर इमेजिंग कीजिएगा, एक मिनट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर देखो एक मिनट। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। और बेटे इस क्यूब में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्यूब में मुझे 3 विमा दिखाई दे रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी, ए बी सी। ठीक है बेटा, ए बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है बेटे। अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो आप लोग जानते ही हैं ये एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, तीनों अक्ष परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं लागू होती है कि मेरी जो यूनिट सेल की विमाएँ हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो मेरी विमा है ए बी सी, तीनों परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं है। तो इन विमाओं के बीच बनने वाले कोण दिखाई दे रहे हैं, बी और सी के बीच बनने वाला कोण अल्फा, और बी किसके बीच भाई, ए और सी के बीच बनने वाला बीटा। ठीक है बेटा, ए और बी के बीच बनने वाला कौन सा है, गामा। तो कुल मिला के बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर मेरे कितने पैरामीटर, 6 पैरामीटर तैयार होते हैं। कितने भैया, 6 पैरामीटर। ठीक है बेटा, 6 पैरामीटर मैं कह सकता हूँ क्या, 3 तो होंगी मेरी विमा और 3 होंगे मेरे कोण। क्या होंगे बेटे, कोण। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ तीनों विमा जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, विमा क्या होती है मेरी, ए कोमा बी कोमा सी। तो 3 बीमा तो ये हो गई मेरी, और कोण अल्फा बीटा और एक आ जाता है मेरा गामा। ठीक है बेटा, ये क्या हो सकते हैं, तीनों लंबवत हो भी सकती हैं, और नहीं भी। ठीक है बेटा, एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जो विमाएँ होती हैं ये क्या हो सकती हैं, मतलब मेरी विमा ए बराबर किसके हो सकती है, बी के बराबर किसके हो सकती है, सी के। भैया ए बी के बराबर भी हो सकती है और बी सी के बराबर भी हो सकती है, वो चाहे कितनी भी हो, आपकी माप मतलब उसके अंदर कितनी भी माप हो, कोई ज़रूर नहीं है। लेकिन वो कहता है ए बराबर बी हो भी सकती है लेकिन नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए बी बराबर भी हो सकती है बट सी बराबर नहीं भी हो सकती। और बेटे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब मेरी तीनों विमाएँ क्या हो सकती हैं, कभी कभी तीनों विषम भी हो सकती हैं, समान नहीं भी हो सकती, ये बात ध्यान रखेंगे बेटे। उसके बाद अगर मैं कोण की बात करूं बेटे, तो मेरे जो कोण होते हैं ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कोई, मतलब बीटा मेरा कितना आ सकता है, 120 डिग्री भी आ सकता है। कितना आ सकता है बेटे मेरा, बीटा मेरा 120 डिग्री भी हो सकता है, मतलब वो अभी हम जानेंगे इसको आगे। चलिए, ये बात तो मैंने आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताई, अब मैं मॉडल में समझाता हूँ आपको। देखो ये मेरी यूनिट सेल है, ठीक है बेटा, मैंने इसको एक यूनिट सेल माना है। इसमें क्या है, अवयवी कण है, ठीक है बेटे, कहाँ पर है, सारे कॉर्नर पर हैं। तो चलिए भाई, मैं अगर बात करता हूँ आपके सामने क्या
कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है बेटे। ये बोर्ड पर हमें क्या होता है, ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इस चीज़ को बोर्ड पर कैसे दिखाएं। तो बोर्ड पे थोड़ा तिरछा दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उठता हुआ, ये थोड़ा अंदर जाता हुआ, इस तरह से तिरछा। ठीक है बेटा। तो मैं कुल मिला के बात करता हूँ कि मेरे पास क्या है, वीमा। अब वीमा कौन कौन सी है बेटे मेरे पास, तो देखो वीमा, ये इधर से पकड़ लेता हूँ इसको। ठीक है बेटा, एक वीमा तो ये हो गई हमारी, मान लो अगर मैंने इसको वीमा माना है तो दूसरी बीमा कौन सी आएगी, ये, और तीसरी कौन सी आएगी मेरी, ये। ठीक है बेटा। तो अगर मैं उसके सामने वाली लॉजिकली बात करूं तो एक बीमा कौन सी हो जाएगी हमारी, ये मान लो, एक ये मान लो और एक ये मान लो, ऐसे भी मान सकते हो आप। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर मैंने इसको ए माना है और इसको क्या माना है, मैंने बी माना है, तो इसको मैं मानूंगा सी। तो बेटे ए बी सी, तो ये जो तीन मेरी बीमाएं हैं सेम इनकी क्या होती हैं, बिल्कुल सेम इनकी कॉपी, मतलब इस वाले के सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये। ठीक है बेटा। अब उसके जस्ट ऊपर चले जाओ, इसके सेम, मतलब देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सेम है, फिर 1 2 3 4 सेम है, 1 2 3 4 सेम है। ठीक है बेटा। तो कुल मिला की बात ये है, तो टोटल अगर आप लोग सोचो कि जी ये तो ए बी सी है तो बाकी क्या है, वे सब समान है। ठीक है बेटा। तो मेन तो तीन ही होती हैं हमारी, वो परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और बेटे नहीं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया यूनिट सेल में। अब कोण देख लो, एंगल देखो, इनके बीच का एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री है। अगर ऐसे देखो तो ये भी कितना है, 90 डिग्री है। इसे मैं पलट लेता हूँ तब भी कैसा है, 90 डिग्री है, तब भी 90 डिग्री है। ऐसे घुमा लूँ तब भी कितना है, 90 डिग्री है, तब भी कितना है, 90 डिग्री है। तो बेटे मैं कहना ये चाहता हूं कि यूनिट सेल के अंदर जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 90 डिग्री हो भी सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिट सेल्स भी हैं जिनमें नहीं होते, बट उनके बारे में मैं भी आगे जानूंगा। ठीक है बेटा। चलो, तो मेरा जो है भाई यूनिट सेल जो है, ठीक है बेटा, यूनिट सेल्स जिसे मैं क्या बोलता हूं, एकक कोष्ठिका बोलूंगा। ठीक है बेटा, एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। ठीक है बेटा। तो यूनिट सेल का जो वर्गीकरण है तो उसके बारे में मुझे जानना है अभी। यूनिट सेल जो होती है बेटे, अगर मानूँ तो मैं दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है बेटा। कितने टाइप्स की होती है यूनिट सेल, दो टाइप्स की होती हैं। पहली मेरी जो आती है वो होती है प्राइमेटिव यूनिट सेल, इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में बोलेंगे आग, सिंपल भी बोल सकते हैं, साधारण भी बोल सकते हैं, एकक कोष्ठिका। ठीक है बेटा। और दूसरी मेरी आती है केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है बेटा। तो मेरी जो केंद्रित वाली एकक कोष्ठिका होती है ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है बेटे, 3 टाइप्स की होती है, जिसे मैं बोलूँगा, देखो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमेटिव यूनिट सेल इसको बोल सकते हैं, जो हमारी क्या है, आग एकक कोष्ठिका है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। और केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है उसे सेंट्रड यूनिट सेल बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मेरी जो आती है केंद्रित एकक कोष्ठिका का जो अगला पार्ट आता है, इसे मैं बोलता हूँ अंतः एकक कोष्ठिका, या अंतः केंद्रित आएगा भाई, अंतः केंद्रित, क्योंकि केंद्रित के पार्ट है ना वो, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बॉडी सेंटर्ड बोल सकते हैं यूनिट सेल, कोष्ठिका। और दूसरे वाली टाइप्स जो आती है मेरी, वो आती है मेरी फलक केंद्रित। कौन सी आती है बेटे मेरी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है बेटा। और तीसरी मेरी आती है अंतः, अंकी बिंदी है, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है बेटा। क्या होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है बेटा। तो ये जो कोष्ठिका होती है हमारे पास, अगर इनको मैं इंग्लिश में जानना चाहूँ तो इंग्लिश में भी मैं बता सकता हूँ आपको। क्या बेटे, कि पहली मेरी क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड, दूसरी मेरी होगी फेस सेंटर्ड, तीसरी मेरी कौन सी हो जाएगी, एंड सेंटर्ड। ठीक है बेटा। चलिए मैं इनको आपको पहले मॉडल के हिसाब से समझाता हूँ, उसके बाद तब मैं आपको बताऊँगा इनके बारे में लिख कर। ठीक है बेटा। तो चलिए
मैं मॉडल की बात करता हूँ, जो मेरी प्राइमेटिव यूनिट सेल होती है बेटे, वो केवल सिर्फ ये बताती है कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं बेटे, वो सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, ये इस क्यूबिक यूनिट सेल में मेरे अवयवी कण जो हैं केवल कहाँ पर हैं बेटे, कॉर्नर पर हैं। कहाँ पर हैं बेटे, कॉर्नर पर हैं। अगर अवयवी कण मेरे कॉर्नर पर हैं तो मैं इसको कौन सी सेल बोलूँगा बेटे, मैं प्राइमेटिव यूनिट सेल। ठीक है बेटे, साधारण एकक कोशिका भी बोल सकता हूँ मैं इसको, आग एकक कोशिका भी बोल सकता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरी। अगर मेरे अवयवी कण बेटे कॉर्नर पर तो हों ही, लेकिन कॉर्नर के अतिरिक्त मेरा एक अवयवी कण कहाँ हो, बॉडी के बीचों बीच हो, बिल्कुल मतलब बॉडी के सेंटर में हो। कहाँ पर हो बेटे, बॉडी के सेंटर में। ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये आपको सेंटर में दिखाई दे रहा होगा। इसको विकर्ण पर भी बोल देते हैं, देखो ऐसे भी डायगोनल भी बोल देंगे इसको। कहाँ पर हो बेटे, डायगोनल पर हो, इस तरह से। ठीक है, कहाँ पर हो भैया, डायगोनल पर हो। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे देख लेंगे, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, कहाँ पर हो, डायगोनल पर। सबको दिखाई दे रहा है ना। तो ध्यान देना कि जब कहाँ पर हो बेटे, डायगोनल पर हो, तो मेरी कौन सी सेल कहलाएगी भैया, मेरी कहलाएगी ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फलक केंद्रित एकक कोशिका की। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या कहती है बेटे, कि जब मेरा अवयवी कण कहाँ पर हो, अवयवी कण कॉर्नर पर तो हो ही, लेकिन कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ पर हो भैया, प्रत्येक फलक पर हो। देखो जरा फलक कहाँ है, ये फलक ही तो है टोटल के। देखो पहले इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने फलक हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 6 बेटे। इसमें जब मैं इमेजिंग करूँगा, किसमें, बोर्ड पर जब मैं दिखाऊंगा आपको बनाकर, तब दिक्कत आएगी कि वहाँ पर फलक आपको पूरे नहीं दिखाई देंगे। ठीक है बेटे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मॉडल के साथ, मॉडल की तरह या मॉडल की सहायता से मैं कैसे आपको यूनिट सेल दिखाना चाह रहा हूँ। देखो तो मेरे पास जो यूनिट सेल है ये कहना चाहता है, कौन से वाला भैया, मेरा फलक केंद्रित कहना चाहता है कि अवयवी कण कॉर्नर तो सभी के होंगे, कॉर्नर पर तो सभी के होंगे, बट कॉर्नर के अतिरिक्त बेटे कहाँ पर होगा, प्रत्येक फलक पर होगा। मान लो यहाँ पर क्या है, एक फलक आपके सामने ये आ रहा है, एक ये हो गया, एक कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है बेटा, अरे एक कौन सा हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, एक कौन सा वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, और एक कौन सा वाला हो जाएगा बेटे, ये वाला। टोटल कितने फलक आए, 6। तो मैं कह सकता हूँ बेटे फेस सेंटर्ड में कहाँ पर होते हैं अवयवी कण, कहाँ पर, प्रत्येक फलक पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी भैया, अंतः केंद्रित जो होती है मेरी, एंड सेंटर्ड जो होती है बेटे, उसमें क्या होता है, 2 केवल विपरीत फलकों पर होते हैं। और वो 2 विपरीत फलक कौन से हो सकते हैं, या तो ये, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, या फिर देखो एक यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा बेटे, यहाँ पर होगा, दिख रहा है ना, एक यहाँ पर होगा और एक कहाँ पर होगा बेटे, इसके विपरीत फलक पर, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कहाँ पर भैया, विपरीत 2 फलकों पर। तो ये मेरी किसका कार्य करेगी, एंड सेंटर्ड का कार्य करेगी। ठीक है बेटा, तो चलो भाई अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, चित्र के माध्यम से कैसे बनाएंगे। पहले बात, सबसे पहला मेरा जो आगे का कोशिका है, तो आपको सीधा क्या करना है, वही मैंने अभी घन बनाना बताया था आपको। क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगे बराबर लाइन, फिर उसके बीच में घन बनाते हुए। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ये दूरी बराबर लेके चलेंगे, इस तरह से ऐसे, फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहना चाह रहा है, अभी मैंने कहा था कि इसमें, इसके अंदर देखो कहाँ पर है, कॉर्नर पर है ना, तो कॉर्नर पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो बेटे 8 देखो गिनकर, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है, अवयवी कण कहाँ पर आ गए हैं, कॉर्नर पर। तो मैं कह सकता हूँ इसकी पहचान क्या है, बस डेफिनेशन कुछ नहीं लिखी, पहचान रखना। क्या, अवयवी कण, क्या बेटे, अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बेटे, उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, तो अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं बेटे, ध्यान देना, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये पहचान किसकी है बेटे, आगे का कोशिका की, प्राइमेटिव यूनिट सेल की। लेकिन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी भैया, अंतः केंद्रित। ठीक है बेटा, अंतः केंद्रित जो है मेरा, अंतः केंद्रित मतलब कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं इसको, ये इस तरह से बनाते हुए। ठीक है बेटा,
ये यहाँ से घन डाल देंगे, कैसे भी बना सकते हैं आप, उससे कोई बात नहीं है कि आपका घन अलग बनेगा। तो देखो अवयवी कण कहाँ पर होंगे, इनके कॉर्नर पर होंगे, इस तरह से। कहाँ पर होंगे बेटे, कॉर्नर पर होंगे। और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होगा बेटे, विकर्ण कैसे बनेगा, ध्यान देना। विकर्ण ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें विकर्ण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। देखो ये वाला यहाँ विकर्ण नहीं डालेंगे बेटे, ये वाला इससे विकर्ण डलेगा, कहाँ पर डलेगा, ए यहाँ पर। कहाँ पर डलेगा बेटे, यहाँ पर। और जब ये विकर्ण डलेगा हमारा, ये यहाँ पर विकर्ण डलेगा, तो मेरा अवयवी कण कहाँ आएगा, यहाँ। कहाँ, डायगोनल पर। डायगोनल पर कैसे आएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जब मेरा डायगोनल बनता है या विकर्ण बनता है तो कैसे बनेगा, इस कॉर्नर से। देखो ये पीछे वाला जा रहा है और पीछे वाले के कॉर्नर से किससे अटैच होगा, अगले वाले कॉर्नर से। अगले वाले के कॉर्नर से नीचे अटैच होगा, तब मेरा डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा बेटे, मेरा डायगोनल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मेरा डायगोनल बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान देना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, विकर्ण भूल जाते हैं। ये विकर्ण क्या होता है बेटे, ये इस तरह से डायगोनल होता है। वो ज़रूरी नहीं है डायगोनल यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सकता है बेटे, ऐसे भी हो सकता है डायगोनल, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए विकर्ण पर आ गया या बॉडी के बीचों बीच आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ फेस सेंटर्ड की। किसकी बात करता हूँ बेटे मैं, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो देखो भाई, डायगोनल को बांट रहा है कहाँ, देखो ये इसके भी डायगोनल पे आ रहा है, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटे किसकी, फेस सेंटर्ड की। थोड़ा फेस सेंटर्ड को ध्यान समझना, इसमें थोड़ा दिखता कम है ये। ठीक है, चलो देखो फेस, देखो पहले ये आमने सामने वाले फेस हैं, एक तो हो गया यहाँ। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बच्चे कौन कौन से बेटे, एक तो पीछे वाला और एक आगे वाला। अगर मैं पीछे वाले और आगे वाले की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा भैया, देखो जरा एक मिनट। मान लो पीछे वाला ये मान लेता हूं, तो आगे वाला कौन सा होगा भैया मेरा, मैं आगे वाले को अलग कलर से दिखाऊंगा। देखो ये एक आगे वाला। ठीक है बेटा, ये आगे वाले का हुआ, ये पीछे वाले का। ठीक है, तो जरा देखो, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, इस तरह से आप दिखा सकते हैं इनको। इसका ये फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया। ठीक है बेटा, और ये बाहर वाले का कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, ठीक है, और ये आगे वाले का हो जाएगा इस तरह से। तो आप वो दिखा सकते हैं क्या, ये इस तरह से। ठीक है बेटा, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने अलग अलग कलर यूज़ करे हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको मॉडल पर भी दिखाया है। तो मॉडल पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लो सपोज करो ये वाला मेरा फेस है। ठीक है, ये वाला फेस है, तो इस वाले फेस पर यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ हो गया, हो गया, यहाँ हो गया। ओके, और कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीचे, और कहाँ हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी भैया, एंड सेंटर्ड की। किसकी बात करता हूँ बेटे मैं, एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड क्या होता है मेरा, अवयवी कण कहाँ पर होते हैं बेटे, कहाँ पर, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के अतिरिक्त, कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ पर होगा बेटे, विपरीत दो फलक। और विपरीत ये मान लो, तो ये और ये मान लेंगे, तो ये वाले विपरीत दो फलक हो गए बेटे हमारे, और एक ये वाले हो गया। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात की जाती है दो विपरीत फलकों पर। तो मैं सबको डिफाइन कर देता हूँ, नॉर्मल सी बात है। पहला क्या हुआ मेरा, अंतः केंद्रित हुआ, और आग एका कोष्ठिका। उसके बाद मेरा अब जो आता है अंतः केंद्रित आता है। और अंतः केंद्रित में कहूँगा मैं कि अवयवी कण, क्या बेटे, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, किसके बेटे, कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के, किस पर बेटे, एकक कोष्ठिका के कहाँ होता है भैया, विकर्ण पर। होता है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त क्या है, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर, यूनिट सेल के विकर्ण पर, या मैं बोल सकता हूँ बॉडी के बीचों बीच होता है। ठीक है बेटे, सेंटर पर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं बॉडी के कहाँ होता है, केंद्र पर होता है, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी भैया, फलक केंद्रित की। तो अवयवी कण
कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक पर होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी वाली भैया, अंत्य केंद्रित की। वहाँ पर जगह कम है थोड़ा, मैं ऊपर दिखा देता हूँ। अंत्य केंद्रित में क्या जाएगा मेरा, ठीक है बेटा, अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त ठीक है बेटा, कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों पर, दो विपरीत फलकों पर उपस्थित, ठीक है बेटा, होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको यूनिट सेल के बारे में, और यूनिट सेल की सारी टाइप्स बताएंगे बेटे, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए इसे नोट करिए। नेक्स्ट मुझे बात करनी है किसके बारे में बेटे, जो यूनिट सेल है। हाँ एक मिनट, यूनिट सेल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एकक कोष्ठिका जो है, अगर मैंने देखो इसमें एकक कोष्ठिका को क्या माना है, मैंने घन माना है। क्या माना है बेटे, घन माना है। और बिल्कुल मैंने अगर एकक कोष्ठिका को घन माना है, तो घन मानने पर मैं कह सकता हूँ यहाँ से मेरी क्या बनेगी, क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर बनेगी तो मेरे पास क्रिस्टल भी कैसा बन के आएगा, जिस यूनिट सेल का क्रिस्टल, याद रखना है, जिस यूनिट सेल की आकृति क्यूबिक होगी, तो ध्यान रखना उस यूनिट सेल का क्रिस्टल भी कैसा होगा बेटे, क्यूबिक होगा। जरा ध्यान देंगे कि जब हमें क्या करना है, एक बड़े साइज का डिब्बा बनाना है, अगर हम लोग उसके अंदर छोटे छोटे साइज के डिब्बे बना के रखे जाएं और रखने के बाद उसे हम क्या कर दें, कवर कर दें, तो हमें उसकी आकृति क्या दिखाई देने लगेगी, बड़ी दिखाई देने लगेगी। लेकिन उसे छोटे छोटे रखकर, या मान लो मैंने अभी आपको दिखाया था क्या भैया, क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल में मैंने आपको दिखाया था कि छोटे छोटे क्यूब्स थे। कितने क्यूब्स थे, 8 क्यूब्स थे, और 8 क्यूब मिलकर एक बड़ा क्यूब बना रहे थे, वो भी तो एक क्यूब ही था ना। तो कुल मिला के बात यही आती है कि अगर बेटे ये बात नहीं समझ पाते हैं बच्चे, इसको समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास अगर यूनिट सेल क्यूबिक है, तो बेटे मेरा क्रिस्टल भी कैसा बनेगा, मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम भी कैसा होगा बेटे, क्यूबिक होगा। और ध्यान रखना, अगर मैं इसको क्या कहूँ, मेरे पास आग एकक कोष्ठिका है, तो आग एकक कोष्ठिका से मेरा अरेंज होगा क्या भैया, सिंपल क्यूबिक। क्या होगा मेरा, आग क्या होगा बेटे मेरा, आग घन। या मैं कह सकता हूँ मेरी आग घनीय क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। क्या बनेगा, आग घनीय क्रिस्टल बनेगा। तो क्या बोलूँगा मैं इसको, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अच्छा एक बात और भी, अब जरूरी नहीं है क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसके अंदर यूनिट सेल कैसी है हमारे पास, अगर आग है तो मेरे पास आग बनेगा। मान लो अगर हमारे पास यूनिट सेल कैसी है, बॉडी सेंटर्ड है, तो मेरे पास कैसा क्यूबिक बनेगा, बीसीसी क्यूबिक बनेगा बेटे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। और अगर मेरे पास किसमें भैया, क्रिस्टल में अगर मेरे पास क्यूब कैसी है, एफसीसी है, सॉरी यूनिट सेल कैसी है, एफसीसी है, तो भैया मेरे पास कैसा बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। अगर मेरे पास क्या है भैया, कैसी है, एंड सेंटर्ड, मतलब एंड सेंटर्ड है, तो नॉर्मल से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास क्यूबिक कैसा बनेगा, एंड सेंटर्ड क्यूब बनेगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात यही आ जाती है मेरे पास कि मेरी जो यूनिट सेल हैं उनसे ही मेरा क्यूब बनता है। प्राइमेटिव से बना है मेरा, प्राइमेटिव क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बीसी से मेरा कौन सा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। एफसी से बात करूं तो मेरा कौन सा बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। और एंड सेंटर्ड से बात करूं तो मेरा एंड सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला किसके बारे में, कि मेन चीज़ क्या है कि उनका क्रिस्टल कैसा होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ चीज़ों के कुछ तो ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके क्रिस्टल हम देख लेते हैं, आंखों से हमें दिख जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे नमक का क्रिस्टल हम देख सकते हैं, चीनी का क्रिस्टल हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके क्रिस्टल को देखने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है। तो बेटे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसे यहाँ से नोट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा जो 7 क्रिस्टल है। हाँ, अगर मैं बात कर रहा था अभी उसकी थोड़ी देर पहले, किसकी भैया, क्रिस्टल जालक की। तो यूनिट सेल से जो क्रिस्टल जालक बन रहे हैं, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर
14 क्रिस्टल जालक ज्ञात हैं जिनको ब्रेव जालक के नाम से जाना जाता है। एक बात और, जो मेरे पास आग एकक कोष्टिका होती है बेटे, तो ध्यान देना, जो आग एकक कोष्टिका है, क्या बेटे, आग एकक कोष्टिका, ठीक है बेटा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो आग एकक कोष्टिकाएं बेटे कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7, मतलब 7 आग एकक कोष्टिका हैं। कितनी हैं बेटे? 7 हैं। चलो ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कौन सी भैया? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सी बेटे? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका जो है हमारी, कौन सी बेटे? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है बेटा। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका पूरा लिखना पड़ेगा, चलो इधर लिख देता हूं मैं। कोष्टिका टोटल कितनी होती है बेटे? 3 होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फलक केंद्रित की, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती हैं बेटे मेरी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटे? अंतः केंद्रित की। किसकी बात करता हूं बेटे? अंतः केंद्रित की, तो बेटे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका जो होती हैं वो टोटल कितनी होती है मेरी? 2 होती हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कुल मिला के बात ये कह देता हूँ आपसे कि जो मेरे पास 7 टाइप की क्या थी मेरे पास? आग एकक कोष्टिका थी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बेटे कि सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आग एकक कोष्टिका की पहचान क्या है कि अवयवी कण कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है बेटे। वो क्यूबिक हो, हेक्सागोनल हो, कैसी हो, उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि अवयवी कण कहाँ होने चाहिए? कॉर्नर पर। तो 7 टाइप की जो एकक कोष्टिकाएं होती हैं, 7 टाइप की जो मतलब आग एकक कोष्टिका होती हैं, 7 तो ये हो गई, और 3 कौन सी होगी मेरे भैया? अंतः केंद्रित हो गई। और 2 कौन सी होगी मेरे पास बेटे? फलक केंद्रित हो गई। और 2 कौन सी होगी मेरे पास? अंतः केंद्रित हो गई। तो टोटल अगर मैं मिलाऊं 7 3 10, 2 12, 2 14, तो मैं कह सकता हूं टोटल मेरे पास 14 टाइप्स के क्या हैं? ब्रेव जालक हैं। क्या है भैया? 14 टाइप के क्या हैं? ब्रेव जालक। तो ये यहाँ से बनते हैं मेरे 14 ब्रेव जालक। और ये जो 14 ब्रेव जालक हैं बेटे, इनकी संरचना के बारे में मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अभी जरा 1 मिनट नोट करेंगे इसको। जरा 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र जो हैं और जो आग एकक कोष्टिकाएं हैं बेटे, उनमें जो विविधता होती हैं, मैं उनके लिए ट्रिक लेकर आया हूं बेटे। 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, इनको ट्रिक से जरा याद रखेंगे। तो अक्सर क्या होता है, मैंने एक बार ही इसको लिख लिया है ताकि जल्दी से समझ में आ जाए कि 7 क्रिस्टल तंत्र अगर हमारे याद रहो, इससे कभी कभी क्वेश्चन एक बहुविकल्प पे भी बन जाता है, कभी कभी वो विस्तार से भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, अच्छा टॉपिक है। तो हमारे पास जो क्रिस्टल तंत्र है वो 7 टाइप के होते हैं बेटे। क्यूबिक, ठीक है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम इसको कैसे याद रखें। तो बेटे मैंने इनको जो अरेंज किया है, आपकी किताब में जो अरेंजमेंट होगा तो हो सकता है ये उससे चेंज हो, थोड़ा सेम उसी की तरह ना हो। तो इसमें मैंने जो ट्रिक बनाई है भाई, तो इसकी ट्रिक बनी है मेरी CTO, तो सीटो रहमत, ठीक है बेटे। क्या बनी है? सीटो रहमत, CTORHMT, ठीक है बेटे। तो सीटो रहमत मैं कह सकता हूं, तो सी से बोले तो क्यूबिक बनेगा, टी से टेट्रागोनल बनेगा, ओ से ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, आर से रोम्बोहाइड्रल बनेगा, एच से हेक्सागोनल बनेगा, एम से मोनोक्लिनिक बनेगा, टी से ट्राइक्लिनिक बनेगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसे क्यों लाया हूं? क्योंकि मैंने जो इनको अरेंज किया है बेटे, सबसे पहली बात आती है कोर की लंबाई, अक्षय दूरियां भी बोल देते हैं, कि मैंने इनको अक्षय दूरियां, देखो अगर क्यूबिक की बात करूं तो A बराबर B बराबर C के होगी, लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं टेट्रागोनल में A और B तो बराबर होंगी, बट नॉट इक्वल टू किसके होगी? C के होगी, ठीक है बेटा। विषम लंबाक्ष में क्या होंगी? तीनों अलग अलग होंगी। देखो पहले समान आई, फिर 2 समान, फिर तीनों असमान, फिर क्या ट्रिक आएगी अगले में? तीनों समान, फिर क्या है? 2 समान, फिर तीनों असमान, और लास्ट वाले में तीनों असमान। तो नॉर्मल सी बात है, सीधी ट्रिक बन गई। अब मैं करता हूं अक्षय कोण की बात। तो बेटे शुरू के तीनों में अक्षय कोण क्या होंगे? तीनों ही क्या होंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा,
इक्वल टू किसके हो जाएगा 90 डिग्री के। तो तीनों ही कोण क्या होंगे, 3 में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट बदलेगा तो कौन से बदलेगा भाई, 4 से। इसमें कहता है कि अल्फा बीटा गामा तो बराबर होंगे बट 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अगले में क्या कहता है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होंगे बट गामा 120 डिग्री होगा। और लास्ट वाले में सॉरी इसमें कहता है सेकंड लास्ट में कि अल्फा गामा 90 डिग्री होंगे पर बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और लास्ट वाले में बेटे ना तो अल्फा बीटा के बराबर होगा, ना बीटा गामा के बराबर होगा और ना ही 90 डिग्री होंगे। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तुम खुद भी पढ़कर देख सकते हो। लेकिन मेरा मेन मकसद क्या है, इनमें विविधताएं। तो मैं अभी बात कर रहा था बेटे 14 ब्रेवो जालक जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। पहला मेरा क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र, जिसमें कौन कौन सी यूनिट सेल होती है, मेरी आग होती है, अंत केंद्रित होती है और फलक केंद्रित होती है। बेटे आग का मतलब अभिविकर्ण कॉर्नर पर भी होंगे और किसमें, अंत केंद्रित का मतलब कॉर्नर के साथ फलक पर भी, सॉरी विकर्ण पर भी, और फलक का मतलब है कॉर्नर के साथ प्रत्येक फलक पर होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यहाँ पर जो मेरी क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें मेरे कितनी टाइप्स आती हैं, 3 टाइप्स आती हैं विविधता। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, टेट्रागोनल की, इसमें 2 आती हैं। अगर मैं बात करूँ आगे ऑर्थोरोम्बिक की, इसमें 4 होती हैं। याद रखना सबसे ज़्यादा इसी में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज़्यादा होती है 4। और बाकी तो देखो मैंने कहा था वहां पर 7, मैंने कहा था कि भाई आग ही का कोष्टिकाएं 7 टाइप की होती हैं। तो देखो बेटे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई ना। तो 7 क्रिस्टल तंत्र में आग एक कोष्टिका तो होती है, तो 7 टाइप की तो मेरी यहाँ से हो गई। 2 बताई थी मैंने, कौन सी भैया, 3 बताई थी अंत केंद्रित, 1 2 3 ये हो गई। और क्या बताई थी, 2 मैंने बताई थी फलक, 1 और 1 2 ये हो गई। और 2 बताई थी मैंने अंत केंद्रित बेटे, अंत केंद्रित। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी शो करती हैं। तो यहाँ से मिलाकर टोटल मेरे कितने बन जाते हैं भैया, 14 ब्रेवो जालक। कितने बन जाते हैं, 14 ब्रेवे जालक बन जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी स्ट्रक्चर की। तो बेटे इस संरचना को समझना जरा ध्यान से, मैंने चित्रों को बनाया है इधर। चलो मैं पहले ही बात करता हूँ सबसे पहले क्यूबिक की। तो बेटे क्यूबिक कहता है कि a बराबर b बराबर c। अगर मेरे पास a बराबर b बराबर c तीनों हैं तो मेरा घन बिल्कुल क्या है, चारों तरफ से क्या समान रखा दिखाई देगा। मतलब मेरे पास यहाँ क्या होगी, a जो होगी हमारी ये, मतलब इसे मान रहे थे ना हम जब b में a b c, तो तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन बट कहता है टेट्रागोनल में क्या कह रहा है, और कोण भी सारे 90 डिग्री है इसमें, तो सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा जो अगला आता है टेट्रागोनल बेटे, द्विसमलंबाक्ष, द्वि माने 2 समान और एक कैसी होगी, लंबी होगी। तो अगर मैं इन 2 को समान मानूं तो एक मुझे लंबी दिखाई दे रहा है अक्ष, द्विसमलंबाक्ष। तो बेटे कोण 90 डिग्री होंगे। अगला मेरा आता है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष का मतलब है कि सारी क्या है भैया, असमान है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या होता है, सारी क्या हो जाएंगी, असमान। अगर सारी असमान है तो सिंपल सी बात है, मुझे दिखाई दे रहा है मेरा घन, लेकिन कोण भैया मेरे 90 डिग्री होंगे। उसके बाद आता है मेरा रोम्बोहाइड्रल। बेटे रोम्बोहाइड्रल जो आता है मेरा, जिसमें रोम्बोहाइड्रल में मेरा आता है त्रिसमनताक्ष। क्या आएगी भैया, त्रिसमनताक्ष। तो लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी हमें अलग दिखाई दे रही है। क्यों, इसमें तीनों भुजाएं तो समान होगी बट कोण समान नहीं होंगे, इसलिए हमें थोड़ा तिरछा सा दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद आता है मेरा कौन सा भैया, हेक्सागोनल, षटकोणीय। षटकोणीय का मतलब क्या होता है, षटकोणीय में भुजाएं क्या होंगी, 2 तो समान होगी, एक असमान होगी। ठीक है बेटा, बट अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा क्या होगा हमारा 120 डिग्री। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको 120 डिग्री, थोड़ा ये बदला है कौन। उसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट, हेक्सागोनल के बाद मेरा आता है कौन सा भैया, मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक भैया कुल मिला के मेरा ऑर्थोरोम्बिक की तरह ही होगा, क्योंकि मोनोक्लिनिक में क्या होता है ना, a बराबर b के होती है ना b बराबर c के होती है, पर हल्का सा तिरछा होगा, क्योंकि इसमें जो कोण आ रहे हैं मेरे, अल्फा गामा 90 डिग्री आएंगे, बीटा 90 डिग्री नहीं आएगा, तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा तिरछा मिलेगा। बट याद रखना लंबाई, क्योंकि उसमें सारे कोण बराबर थे। उसके बाद लास्ट मेरा भैया ट्राइक्लिनिक आता है। ध्यान रखना, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, समान नहीं होती, इसलिए आकृति इनकी सेम सी होती है। लेकिन लास्ट वाले में क्या होगा बेटे, ना तो अल्फा बराबर बीटा के है, ना बीटा बराबर गामा के है। तो कुल मिला के बात की जाती है कि तीनों ही ना तो अक्षीय दूरियां समान है और ना ही तीनों अक्षीय कोण समान है। तो कुल मिला के इसकी जो आकृति हमें दिखाई देगी वो थोड़ी तिरछी दिखाई देगी। तो बेटे मैंने इस प्रकार से आपको आकृति समझाई है, इसकी ज्यामिति बताई है। तो ज्यामिति आप लोग अपनी बुक से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो टोटल मैंने क्या बताया था अभी यहाँ से कि ये जो अब पहली कंडीशन, अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूँ तो क्यूबिक में कौन कौन सा होगा। क्यूबिक में सिंपल एक को बता के दिखा रहा हूँ मैं, जरा देखो, कॉर्नर पर होगा। ठीक है बेटा, तो एक तो बन गया ये हमारा आग। दूसरा क्या रहा है, सेंटर पर होगा। कहाँ होगा, केंद्र पे, सॉरी कहाँ पर होगा भैया, केंद्र पर होगा। तीसरा कह रहा फलक पर भी होगा,
तो दो तो मैं अब तक बना के दिखा चुका हूँ, तो तीसरी बन के क्या आएगी यहाँ फलक पे। ठीक है बेटे, अगर आप लोग बुक देखोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के कितनी बनेंगी यहाँ पर, क्यूबिक 3 बने बेटे। क्या बने, 3। तो एग्जाम्पल में ध्यान देना, जैसे यहाँ पर Cu लिखा है, ZnS लिखा है, NaCl लिखा है, तो बेटे ये नहीं है, ध्यान रखना कि आप लोग सोचने लगो, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटे ये बात ध्यान रखना कि आप कहने लगो जी Cu की केवल आग ही होगी, नहीं बेटे, ZnS की आग ही होगी, NaCl की आग ही होगी, नहीं भाई, NaCl की तो सबको पता है कौन सी होती है भैया, मेरी प्राइमेटिव होती है। अगर प्राइमेटिव है तो मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि इनमें से किसी का तंत्र कैसा भी हो सकता है, वो होगा तो क्यूबिक, सबके पीछे क्यूबिक लगेगा। आग घनी है, अंत केंद्रित घनी है, फलक केंद्रित घनी है। ठीक है बेटा, अगर घनीय क्रिस्टल तंत्र है तो सबके पीछे घनीय लगता रहेगा। यहाँ पर आग द्विसमलंबाक्ष, अंत केंद्रित द्विसमलंबाक्ष, तो इसके पीछे जो क्रिस्टल तंत्र का नाम जुड़ता रहेगा और इस प्रकार के जाके हमारे कितने भैया 14 टाइप के ब्रेबोजालक बनेंगे। जैसे इसमें आया आग, अब ये मेरा कैसा है, विषमलंबाक्ष, तो आग विषमलंबाक्ष, अंत केंद्रित विषमलंबाक्ष। तो देखो इसका उदाहरण भी है सीधा सीधा विषमलंबाक्ष सल्फर। ठीक है बेटा, तो ये किसका उदाहरण है हमारा, विषमलंबाक्ष किसका, क्रिस्टल तंत्र का। अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया, यहां पर मेरा क्या जाता है, अगला मेरा क्या आता है, त्रिसमनताक्ष, तो उसके पीछे क्या जाएगा, आग त्रिसमनताक्ष। तो याद रखना त्रिसमनताक्ष और ये जो होते हैं लास्ट में आके, इनकी कम से कम मतलब सबकी एक एक होती है, लेकिन ये जो है मेरा एक नताक्ष, उसमें 2 होती हैं, आग और अंत केंद्रित। ठीक है बेटा, तो ध्यान देने वाली बात है कि मैंने तुम्हें बताया 14 प्रकार के ब्रेबोजालक। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अगला मेरा टॉपिक जो होगा, उस टॉपिक में होगा कि अवयवीकरण जो होते हैं बेटे, उनका कितना भाग किसी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में भाई मिलते हैं। अब यहाँ तक आप सब लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है बेटे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।